अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। रात 12 बजे का वक्त था। तमाम माहीपुर कस्बा अंधेरे की चादर की लपेट में था, लेकिन कस्बे का मुख्तसर पुलिस स्टेशन लालटेन की जर्द रोशनी से मनोवर था। कच्चे कमरे में कोयले की अंगीठी दहक रही थी और लकड़ी की मेज पर हवालदार बशीर अहमद बैठा मुख्तसर डायरी की वर्क गर्दानी में मशगूल था। मौजूदा दिन इस कस्बे में तकर्रुरी का दिन था। तमाम दिन उसने अपने अहलकारों के साथ पुलिस स्टेशन की मुख्तसर इमारत की सफाई सुथराई के दौरान गुजार दिया था। वो सियाह चमड़े वाली डायरी उसी सफाई के दौरान मिली थी, जो उसे लकड़ी की अलमारी में फाइलों के मुख्तसर ढेर के दरमियान पड़ी मिली थी। डायरी के पहले सफ़े पर हवालदार अहमद अली का नाम तहरीर था, और आगे जिस तहरीर का आगाज़ हुआ था वो तहरीर निहायत लर्ज़ांदाम और घिनौनी साजिश पर मुश्तमिल थी। यकीनन तहरीर का रावी हवालदार अहमद अली ही रहा होगा, जिसे डायरी लिखने की आदत थी। शब्बीर अहमद ने सफ़ा पलटा और पूरे इन्हमाक के साथ सफ़े पर नजरें गाड़ दी। सन 1985 बरोज़ जुमेरात 27 दिसंबर बवक्त 10 बजे रात। एक घिनौनी साजिश की शुरुआत, जिसके मुतालिक आज भी सोचते हुए मुझ पर लर्जा तारी हो जाता है। दिल कांप कर रह जाता है। क्या कोई इंसान इतना संगदिल हो सकता है? लेकिन वक्तन फवक्तन उस रात के बाद सब कुछ मेरी आंखों के सामने वक़ू पज़ीर होता चला गया, जिसे मैं डायरी की जीनत बनाने के लिए काफ़ी अरसे से खोजता रहा था। बहरहाल रात 10 बजे का अमल था। मैं पुलिस स्टेशन की इमारत से मुंसलिक अपने रिहायशी कमरे की जानिब जाने की तैयारियों में मसरूफ़ था। मुख्तसर कस्बे में चोरियों और डकैतियों का सिलसिला ना होने के बराबर था, इसलिए पूरे पुलिस स्टेशन में मेरा कुछ ज़्यादा काम नहीं था। फरागत का दौर दौरा था। तमाम दिन लड़ाई झगड़े के एक दो केस ही आ पाए थे, जिन्हें मैंने सुलह सफाई के साथ निपटाने के बाद फारिग किया था। मैंने कमरे में जलती लालटेन को उठाया और पुलिस स्टेशन के साथ मौजूद कमरे की जानिब चल दिया। अभी दरवाजे से कुछ दूर था कि अचानक ही कदमों की आहट सुनाई दी, जिनमें कुछ चेमगोइयों की आवाज़ भी शामिल थी। मैंने लहजे को बारोब बनाते हुए पूछा, बाहर कौन है? अंदर आ जाओ। फौरन से पेशतर सियाह कपड़ों में मलबूस दो आदमी सर्दी की बदौलत कांपते हुए ठिठुरते हुए सामने मौजूद थे। क्यों आए हो? मैंने दोबारा पूछा, लेकिन इस दफ़ा लहजा नरम था। उनमें से एक चादर को उतारते हुए बोला, जनाब, हम रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते हैं। इस गरीब का बच्चा अस्पताल से गायब हो गया है। इसने कल इलाज की नीयत से अस्पताल में दाखिल करवाया था। न जाने उसे कौन उठा कर ले गया। मैं दोनों को बखूबी पहचान चुका था। वो दोनों कस्बे के रिहायशी थे। जो शख्स मुझसे मुखातिब था उसका नाम इस्माइल था, जबकि दूसरे शख्स का नाम धनिया, जो कि गैर मुस्लिम था। अंदर आ जाओ, मैंने मुड़ते हुए कहा। वो दोनों मेरे पीछे चलते हुए पुलिस स्टेशन की इमारत के अंदर चले आए। मैंने उन्हें कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब बताओ क्या मामला है? मैंने पूछा। और जनाब, मामला क्या होना है? इस्माइल ने बोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे चुप करवा दिया। बच्चा किसका है? मैंने सर्द लहजे में पूछा। उसने धनिया की जानिब इशारा किया। इसका है। तब फिर इसे ही बोलने दो। धनिया, तुम बताओ मामला क्या है? साहिब, मेरा बच्चा बीमार था। मैं उसे पिछले रोज़ अस्पताल लेकर गया। वो अस्पताल के वार्ड में अपनी माँ के साथ था, लेकिन आज सुबह आँख खुलने पर बच्चे को गायब पाया। डॉक्टर से पूछने पर उसने लाइल्मी का इजहार किया। तब नर्स और मुख्तसर अमले से जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हुआ। जब सबने लाइल्मी का इजहार किया, तब मैंने और मेरी बीवी ने अपने तौर पर उसे तलाश किया और नाकाम होने के बाद रिपोर्ट लिखवाने आपके पास चले आए। मैंने हुंकारा भरा और पूछा, अस्पताल में डॉक्टर के अलावा और कितना स्टाफ मौजूद था? जब बच्चे को उठाया गया, धनिया बोला, डॉक्टर के अलावा केस करने वाली बूढ़ी औरत और वार्ड की सफाई करने वाला जमादार वहां मौजूद थे। क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है? मैंने पुलिस वालों का घिसा पिटा सवाल पूछा। धनिया ने इनकार में सर हिला दिया। वार्ड में तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के अलावा और कितने मरीज मौजूद थे? सिर्फ 3। धनिया ने फौरन जवाब दिया। उनमें 2 औरतें और 1 मर्द शामिल हैं, और उन तीनों ने बच्चे की गैर मौजूदगी के मुतालिक लाइल्मी का इजहार किया। ठीक है, मैं रिपोर्ट लिख लेता हूँ। कल सुबह तफ्तीश का आगाज़ कर दूंगा। दोनों ने इस्बात में सर हिलाया। मैंने रिपोर्ट लिखी और उन्हें रुखसत कर दिया। 28 दिसंबर बरोज़ जुमा बवक्त 9:30 बजे सुबह।
अस्पताल का अमला बमा डॉक्टर मेरे सामने मौजूद था। बूढ़ी औरत जो कि LHV थी, उसका नाम सकीना था। उम्र अंदाजन 50 से ऊपर थी। तजुर्बाकार दिखाई देती थी। जमादार का नाम जमील मसीह था। वो नाम के मुताबिक ईसाई था और उम्र 35 साल और शक्ल पर अय्यारी आया थी। डॉक्टर शब्बीर अहमद की उम्र 40 से ऊपर, आंखें तजुर्बाकार और कद छोटा था। बहरहाल अस्पताल के अमले से पूछगछ का कुछ खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकल पाया, इसलिए मैंने वार्ड का रुख किया और कस्बे का मुख्तसर वार्ड बमुश्किल 6 अदद बिस्तरों पर मुश्तमिल था। दनिया के बच्चे को जिस बिस्तर पर लिटाया गया था उसका नंबर पहला था, यानी वो दरवाजे के करीब था जहाँ से बच्चे को बआसानी बाहर ले जाया जा सकता था। मैंने उस बिस्तर का मुआयना किया जहाँ गुज़िश्ता रात बच्चे को लिटाया गया था। बिस्तर के साथ लकड़ी की साल खुर्दा तपाई मौजूद थी जिसके ऊपर कुछ दवाइयों के सैंपल रखे हुए थे। बिस्तर के पीछे खिड़की थी जिसके आगे पर्दा लगा हुआ था। मैंने पर्दा हटा दिया। खिड़की बंद थी। उसे खोलने पर मैंने वहाँ सलाखें लगी हुई नहीं पाई। यहाँ से बच्चे को बआसानी बाहर मुंतकिल किया जा सकता था। मैंने खिड़की से बाहर झांका। वहाँ खारदार झाड़ियों की मुख्तसर बाड़ लगी हुई थी। यह अस्पताल का अगबी हिस्सा था। अकब से कुछ आगे बांस के दरख्तों का जंगल शुरू हो जाता था। अब तक मेरे दिमाग में बच्चे के अगवा के मुतालिक जो ताना बाना बुन पाया था, उसके लिहाज से ये सब किया धरा किसी जंगली जानवर का हो सकता था। अस्पताल के अमले की गफलत की बदौलत वार्ड की खिड़की खुली रह गई होगी। जानवर बआसानी वार्ड में कूदकर बच्चे को मुंह में उठाकर फरार हो गया होगा, लेकिन इतने लोगों की मौजूदगी में ऐसा होना मुमकिन नहीं था। इसलिए मुझे अपने ख्याल को मुस्तरद करना पड़ा। मैंने दोबारा खिड़की से बाहर झाड़ियों में झांकने की कोशिश की। झाड़ियों के नीचे ज़मीन भुरभुरी थी। वहाँ अगवा करने वाले इंसान या जानवर के निशानात का मौजूद होना मुमकिन था। मैंने अस्पताल से बाहर का रुख किया। डॉक्टर मेरे हमरा था। पिछली जानिब खारदार झाड़ियों का जंगल कायम था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह जंगल अस्पताल की खिड़की के पास कम था। मैंने आगे बढ़कर मुआयना किया, तब मुझे फ़ौरन मालूम हो गया कि यहाँ से झाड़ियों को खुसूसी तौर पर उखाड़ा गया था और ऐसा शायद 1 या 2 दिन पहले किया गया था। झाड़ियों के नीचे किसी मर्द के जूतों के निशान मौजूद थे। मैंने डॉक्टर की जानिब देखते हुए पूछा, क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि यहाँ से झाड़ियों को क्यों उखाड़ा गया है? डॉक्टर ने हड़बड़ाकर मेरी जानिब देखा, फिर लहजे को संभालते हुए बोला, झाड़ियों को तल्फ करने का हुक्म मैंने ही जमील को दिया था। इन झाड़ियों के कांटों में जहर फैलता जा रहा था। 1-2 दफ़ा अस्पताल में एडमिट मरीजों के बच्चे वार्ड की खिड़कियों से यहाँ गिर गए थे। इसके बाद मैंने फैसला किया कि झाड़ियों को यहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन सिर्फ इस कमरे की खिड़की के पास से ही क्यों? मैंने तंज भरे लहजे में पूछा। झाड़ियाँ तो तमाम कमरे की खिड़कियों के सामने मौजूद हैं। झाड़ियों को उखाड़ने का काम कल ही शुरू किया गया है। तकरीबन 2 दिन के अंदर झाड़ियों को यहाँ से मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाएगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया और दोबारा झाड़ियों का मुआयना शुरू कर दिया। सूरज की तिरछी किरणें झाड़ियों के अंदर तक फैलती जा रही थी। उन दहकती किरणों के दरमियान मुझे किसी और चीज़ की चमक दिखाई दी। मैंने एहतियात के साथ झाड़ियों को एक जानिब हटाया और हाथ अंदर डालकर चीज़ को उठा लिया। वह सुनहरे रंग का चमकता हुआ पेन था। मैंने डॉक्टर की जानिब देखा। उसके चेहरे पर एक दफ़ा फिर हवाइयाँ उड़ती दिखाई देने लगी थी। फिर वो हड़बड़ाए लहजे में बोला, ये तो मेरा पेन है, यहाँ कैसे आ गया? यही बात मैं आपसे पूछने वाला था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये आपका पेन है तो यहाँ झाड़ियों में क्या कर रहा है? इसे तो आपकी जेब में या फिर मेज़ पर होना चाहिए। मुझे याद आया, डॉक्टर पुरजोश लहजे में बोला, मैंने जमील को दिया था, फिर गालिबन में लेना भूल गया क्योंकि बच्चे की गुमशुदगी का मामला दरमियान में आ गया था और मैं इसी उलझन में पेन वापस लेना भूल गया। मैंने डॉक्टर की जानिब देखते हुए तंजिया लहजे में कहा, जमील को यहाँ बुलाइए ताकि पता चले कि वो क्या कहता है। डॉक्टर ने इस बात में सर हिलाए और अस्पताल की इमारत की जानिब चल दिया। मैंने एक दफ़ा फिर झाड़ियों का मुआयना शुरू कर दिया। भुरभुरी ज़मीन पर मौजूद जूते का निशान झाड़ियों के तकरीबन दरमियान में था। यहाँ झाड़ियों की बदौलत पाँव रखना कुछ मुश्किल था, लेकिन पाँव रखा गया था। इसका मतलब था कि पाँव रखने के बाद मुजरिम ने खिड़की के ऊपर चढ़कर कमरे में दाखिल होने की कोशिश की थी। अब अगर जूते का ये निशान जमील का था तब फिर वही मुजरिम था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वापस आता दिखाई दिया। उसके साथ जमील नहीं था, बल्कि सिर्फ बूढ़ी सकीना थी। डॉक्टर के चेहरे पर जोश के तासुरात आया थे। करीब पहुंचते ही उसने चिल्लाते हुए कहा, जमील अस्पताल से फरार हो चुका है। यकीनन बच्चे के अगवा का मुजरिम वही है। सकीना के कहने के मुताबिक वो वार्ड की खिड़की के पास खड़ा आपकी कार्रवाई देखता रहा है। जब उसने देखा कि अब पोल खुलने के करीब है तब उसने फरार होने में बेहतरी जानी।
मैंने बूढ़ी सकीना की जानिब देखते हुए पूछा। क्यों सकीना, क्या डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं? सकीना ने इस बात में सर हिला दिया। तुम भी उसके साथ खिड़की में खड़ी होकर हमारी कार्रवाई देख रही थी? जी हाँ, उसने बरमला जवाब दिया। तब फिर तुम्हें यह भी मालूम होगा कि वो फरार किस जानिब हुआ है। वो अपने घर गया है, सकीना बोली। मुझे उसने यही बताया था। अगर आप उसके घर का रुख करें तो यकीनन उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। मैंने डॉक्टर की जानिब देखते हुए पूछा, उसका घर कहाँ है? अगर वो वहाँ से भी फरार हो गया तब उसे तलाश करना मुश्किल होगा। कस्बे के करीब ही है। मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ, मैंने इस बात में सर हिलाया और डॉक्टर के हमरा अस्पताल की इमारत के मुखालिफ जानिब कस्बे की तरफ चल दिया। जमील मसीह का घर अस्पताल के करीब और कस्बे से कुछ हटकर दरख्तों के झुंड के दरमियान वाक़ था। दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। वो यकीनन फरार हो चुका था और दरवाजे के बाहर कच्ची ज़मीन पर उसके जूतों के निशान मौजूद थे और ये निशान उन निशानों से मुताबिकत रखते थे जिन्हें मैं अस्पताल की इमारत के पास झाड़ियों में देख चुका था। बहरहाल मैंने घर की तलाशी ली, लेकिन कोई भी खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। इसलिए डॉक्टर को खैरबाद कहने के बाद पुलिस स्टेशन की इमारत की जानिब चल दिया। मैंने उन दोनों को डॉक्टर और सकीना की निगरानी पर मामूर किया, बल्कि सकीना के घर की तलाशी के अहकामात भी जारी कर दिए और ख़ुद जुमे की नमाज की तैयारी करने लगा। 28 दिसंबर बरोज़ जुमा बवक्त 6 बजे शाम। सकीना पुलिस स्टेशन की इमारत में मेरे सामने मौजूद थी। इसहाक और तारिक एक जानिब दीवार के साथ मुअद्दबाना खड़े थे। मेरे चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट रक्स कर रही थी और सकीना के चेहरे पर बौखलाहट के तासुरात बिखरे हुए थे। सकीना, मैं गंभीर लहजे में बोला, तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ ये बताना है कि हम इस बात से वाकिफ़ हो चुके हैं कि बच्चे की गुमशुदगी में तुम्हारा और जमील का बराबर का हाथ है। तुम्हारे घर की तलाशी लेने पर हमें वहाँ से जमील के लॉन्ग शूज़ दस्तयाब हुए जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। मैंने मेज़ के नीचे पड़े लॉन्ग शूज़ की जानिब इशारा करते हुए कहा, इसके अलावा हमें यह भी मालूम हो चुका है कि जमील इस वक्त कहाँ है। तुम्हारे घर की तलाशी के दौरान हमें वो रकम भी मिली है जो तुमने और जमील ने मुजरिम से लेने के बाद बच्चा उसके हवाले किया। सकीना ने अचानक ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। रोने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सर्द लहजे में उसे मुखातिब करते हुए कहा। तुमने जुर्म किया है, किसी ने तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करवाया। जुर्म करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। साहब जी, मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था। मुझे जमील ने वरगलाया और मैं जाने कैसे तैयार हो गई। 10,000 की रकम ने मेरे दिमाग को मफलूज कर दिया था, वरना मैं कभी भी हामी नहीं भरती। फजूल बातें मत करो, मैंने गुर्राते हुए उसकी बात दरमियान में काट दी। तुम्हें किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर तुम कानून की मदद करने की हामी भर लो तब तुम्हारी सज़ा में तखफीफ की जा सकती है। मैं तैयार हूँ, सकीना फ़ौरन बोली। आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मैं बताने को तैयार हूँ। तब फिर बताओ कि यह सब कुछ कैसे हुआ और तुम दोनों ने बच्चे को किसके हवाले किया, और क्या इस साजिश में डॉक्टर शब्बीर अहमद का भी हाथ शामिल है या नहीं? नहीं, सकीना ने इनकार में सर हिलाया। डॉक्टर शब्बीर अहमद का इस मामले के साथ कुछ ताल्लुक़ नहीं। बात दरअसल कुछ यूँ है कि एक औरत जिसके हाथों पर आदमियों की तरह बाल उगे हुए थे जमील को कस्बे से बाहर मिली। उसने 6 महीने के सेहतमंद बच्चे का तकाजा किया और उसके बदले में 10,000 रुपये मुझे और 10,000 रुपये जमील को देने का वादा किया। हमारे अस्पताल में कोई ऐसा बच्चा मौजूद नहीं था। धनिया के घर मेरा आना जाना था। मैंने एक दिन खामोशी के साथ बच्चे की दूध की बोतल में जुलाब की दवा के चंद कतरे मिला दिए। यूँ कुछ दिनों के इंतज़ार के बाद धनिया अपनी बीवी और बच्चे के साथ अस्पताल आ गया। यहाँ से बच्चे को अगवा करना मुश्किल काम नहीं था। रात के वक्त मैंने दोनों मियाँ बीवी को बेहोशी की दवा हल्की मिकदार में सुंघाकर बेहोश किया और खिड़की के पास खड़े जमील को बच्चा थमा दिया। जमील बच्चे के साथ घर की जानिब चला गया। दूसरे दिन सुबह सवेरे हमने बच्चा उस बुर्कापोश औरत के हवाले करके रकम वसूल कर ली। सकीना अचानक ही खामोश हो गई। मैंने हुंकारा भरा। तुम्हारे कहने के मुताबिक उस औरत के हाथों पर मर्दों की तरह लंबे बाल उगे हुए थे। इसके अलावा कोई ऐसी निशानी जिसके बदौलत उस औरत की शनाख्त हो सके? सकीना ने कुछ देर सोचते रहने के बाद जवाब दिया, सिवाय इसके और कुछ नहीं बता सकती कि उसके बालों से भरे हुए हाथों वाली कलाई में सोने की चेन मौजूद थी जिस पर यसू मसीह लिखा हुआ था। बहुत खूब, यानी वो औरत ईसाई थी और जमील भी ईसाई है। मेरे अंदाजे के मुताबिक उन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ ताल्लुक ज़रूर पाया जाना चाहिए। तुम मुझे ये बताओ कि जमील का घराना कितने अफराद पर मुश्तमिल है?
میرے خیال میں اس کے ایک بھائی کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں۔ اور اس کا بھائی یہاں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ قصبے میں ہی۔ میں آپ کو وہاں لے جا سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ تمہیں سزا نہیں ہونے پائے، لیکن ہم کل یعنی ہفتے کو جمیل مسیح کے بھائی کے گھر پر چھاپا ماریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جمیل مسیح بھی ہمیں وہیں سے دستیاب ہوگا۔ 29 دسمبر بروز ہفتہ بوقت 8:30 بجے صبح۔ سکینہ ہمارے ساتھ تھی۔ ہم اس وقت قصبے میں واقع جمیل مسیح کے بڑے بھائی بشیر مسیح کے گھر کے سامنے موجود تھے۔ میرے ہمراہ 2 پولیس اہلکار بھی تھے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر جس دبلے پتلے آدمی نے دروازہ کھولا، اس کا چہرہ جمیل مسیح سے کافی حد تک مشابہت رکھتا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس کے چہرے پر زلزلے کی کیفیت نمایاں ہوئی، لیکن اس نے کمال ہوشیاری کے ساتھ کیفیت پر قابو پا لیا۔ میں نے جمیل مسیح کے متعلق دریافت کیا تو وہ بولا، صاحب مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ کل یہاں ضرور آیا تھا، مجھے یہ بتانے کے لیے کہ وہ قصبے کو چھوڑ کر شہر جا رہا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے مزید بتایا، اور قصبے کے اندر حالات اس کے خلاف چل نکلے ہیں، اور اب یہاں رہنا اس کے حق میں نقصان دہ ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اپنے دونوں اہلکاروں کو اشارہ کیا کہ وہ گھر کی تلاشی لیں کہ جمیل مسیح گھر میں چھپا ہے، تب اسے باہر نکال کر میرے سامنے پیش کریں۔ بشیر مسیح نے ذرہ برابر بھی احتجاج نہیں کیا۔ دونوں اہلکاروں نے اس بات میں سر ہلایا اور گھر کے اندر کی جانب چل دیے۔ کچھ دیر بعد بشیر مسیح کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ ایک دفعہ پھر بشیر مسیح کے چہرے پر زلزلے کی کیفیت نمایاں ہوئی، اور اس دفعہ اس نے احتجاج کے لیے منہ کھولا، لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور دونوں اہلکاروں کو اسے تھانے میں رکھنے کا حکم دینے کے بعد خود گھر کی جانب چل دیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد یعنی 8:45 پر بشیر مسیح سکینہ کے ہمراہ میرے سامنے موجود تھا، جس کی بدولت راز فاش ہوتا چلا گیا۔ تم اس غلطی کے متعلق بتاؤ، میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اپنی کلائی آگے کرو۔ اس نے پریشان نگاہوں سے کلائی کی جانب دیکھا، پھر جھجکتے ہوئے کلائی آگے کر دی۔ اس کا بازو لمبے اور گھنے بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سونے کی وہ چین بھی موجود تھی جس پر یسوع مسیح لکھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سکینہ بی بی چلا اٹھی، یہی ہے وہ شخص جس نے ہمیں عورت بن کر بچے کو لینے کے بعد رقم دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس دفعہ مطمئن لہجے میں کہا، اب تم معاملے کے متعلق تفصیل سے بتاؤ، ورنہ زبان کو کھلوانا مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ میں اب بھی نہیں سمجھ پایا، اس نے ڈھٹائی کے ساتھ جواب دیا۔ لگتا ہے تمہیں سمجھانا ہی پڑے گا، میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، پھر آگے بڑھ کر ایک زبردست تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی جھنکار سے کمرہ گونج اٹھا، اس کا چہرہ دوسری جانب گھوم گیا، اور ہونٹوں کے پاس سے خون کی پتلی سی لکیر نکل کر نیچے قمیص پر گرنے لگی۔ بولتے جاؤ، اپنی صفائی میں جو کچھ بول سکتے ہو بولتے جاؤ، میرا ہاتھ اس وقت رکے گا جب تم طوطے کی طرح معاملے کے متعلق بتانا شروع کرو گے۔ میں نے بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دوسرا تھپڑ جڑ دیا۔ اس کا چہرہ ایک دفعہ پھر دوسری جانب گھوم گیا، اب اس کی ناک سے بھی خون بہنے لگا تھا، اور چہرے پر گھبراہٹ کے آثار دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، میں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں، لیکن پہلے آپ ہاتھ روک لیجئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ اس وقت رکے گا جب تم حقیقت بتاؤ گے۔ چلو شروع ہو جاؤ، آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھتے جائیں، لیکن میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا کہ جمیل مسیح شہر کی جانب فرار ہو گیا ہے، اور ہم نے رقم تیسری پارٹی کو بچہ دینے کے بعد آدھی آدھی کرنے کے علاوہ سکینہ بی بی کو بھی دی تھی۔ میں نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، تیسری پارٹی کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم صاحب، بچہ وصول کرنے والی پارٹی وہی ہے، در پردہ ہمارا ان کے ساتھ رابطہ رہ چکا ہے، لیکن میں یا جمیل مسیح ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے۔ تو پھر روپے کیسے وصول کیے؟ میں نے پوچھا۔ ڈاک کے ذریعے، ہمیں رقم خاکی لفافے میں لپٹی ہوئی ملی تھی۔ اور بچہ اغوا کرنے کی ہدایت کیسے ملی؟ میں نے پوچھا۔ قصبے کے باہر کھیتوں کے درمیان ہماری ملاقات جس شخص سے ہوئی، وہ سیاہ نقاب پہنے سیاہ شیشوں والی گاڑی کے اندر بیٹھا تھا۔ کیا تم نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ رقم جس لفافے میں موصول ہوئی تھی، کیا وہ لفافہ ہمیں مل سکتا ہے؟ بے شک، وہ میرے گھر میں موجود ہے، میں نے رقم اسی لفافے میں چھپا کر رکھی ہے۔ وہ چارپائی کے نیچے کچی زمین کے اندر ایک ہانڈی میں رکھ کر دفن کیا ہے، آپ وہاں سے اسے نکال سکتے ہیں۔ میں نے اپنے اہلکاروں کو اشارہ کیا اور وہ اس بات میں سر ہلاتے باہر کی جانب چل دیے۔ تقریباً 15 منٹ بعد خاکی رنگ کا وہ لفافہ
जिसमें लगभग 1200 रुपये की रकम मौजूद थी। मेरे सामने मेज़ पर रखा था। लिफाफे का तफसीली मुआयना करने पर एक और साफ हाथ लगने पाया था। उस पर जिस कस्बे के डाकखाने की मोहर मौजूद थी उसका नाम सहारनपुरा था। यह हमारे कस्बे के करीब वाक़ था, यानी जिसने भी रकम लिफाफे में डालकर भिजवाई थी वो सहारनपुरा के कस्बे में मुकीम रहा होगा। मैंने अपने एहलकारों को इशारा किया कि वो बशीर मसीह और सकीना बीबी को हवालात में बंद कर दें। सकीना बीबी के मुतालिक कोई भी फैसला केस मुकम्मल होने के बाद होगा। 1 जनवरी बरोज़ पीर बवक्त 10:30 बजे सुबह। गुज़िश्ता रोज़ छुट्टी के बाइस सहारनपुरा कस्बे का इकलौता डाकखाना बंद था, इसलिए मुझे एक दिन की ताख़ीर के बाद कस्बे का क्लर्क मुयस्सर आ पाया। क्लर्क का नाम सलीम था। दुबली जिसामत का शरीफ आदमी दिखाई देता था। मैंने खाकी लिफाफा उसके सामने रखते हुए पूछा, ये लिफाफा यहाँ से साथ वाले कस्बे में भेजा गया है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस रहा है। क्या तुम ये बता सकते हो कि किस शख्स ने यहाँ से भेजा है? क्लर्क ने हैरानगी के साथ मेरी जानिब देखा, फिर सवालिया लहजे में पूछा, आप कौन हैं और लिफाफे की इंक्वायरी क्यों करते फिर रहे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा ताल्लुक साथ वाले कस्बे के पुलिस स्टेशन से है। इस वक्त बवक्त मजबूरी सादा लिबास पहने हुए हूँ। तुम्हारे कस्बे के हवालदार से मुलाकात नहीं कर पाया क्योंकि वो किसी काम से करीबी शहर गया हुआ है। बहरहाल शाम तक उसकी वापसी मुमकिन है। मज़ीद बातचीत उसके साथ हो जाएगी। क्लर्क ने इस बात में सर हिलाया, फिर लिफाफे का मुआयना करने लगा। अब की दफ़ा वो बोला, तब लहजा पुरजोश था। किसी भी ऐसे लिफाफे को देखकर शख्स के मुतालिक बताना मुमकिन नहीं होता, लेकिन कुछ गैर मामूली हालात की बदौलत मैं ये बता सकता हूँ कि इसका मालिक कौन है। लंबा सांस खींचने के बाद वो दोबारा हम कलाम हुआ। इस लिफाफे के अंदर खती रकम भिजवाई गई थी। ये कोई मामूली बात नहीं। कोई बेवकूफ़ इंसान इतनी बड़ी रकम सादा लिफाफे में डालकर भिजवा सकता है, वरना आम हालात में रकम भिजवाने के लिए मनी ऑर्डर किया जाता है। मैंने जब खाकी लिफाफे को हाथों में थामा तब मेरे तजर्बाकार हाथों को फ़ौरन खबर हो गई कि लिफाफे के अंदर रकम मौजूद है। मैंने बगौर उस शख्स की जानिब देखा जो लिफाफा साथ लाया था। वो सहारनपुरा कस्बे में कुछ महीनों से दिखाई देने लगा था। अपने गैर मामूली रवैये की बदौलत कस्बे वालों की निगाहों का मरकज़ बन चुका था। कुछ अय्याश तबीयत का मालिक दिखाई देता था। उसके घर से रोज़ाना रात को गाने बजाने की आवाज़ें सुनाई देती थी और मशकूक औरतों को भी आते जाते देखा गया था। मेरा घर उसके घर के करीब वाक़या है, इसलिए मैं आपको तफसील बताने के काबिल हो चुका हूँ। आदमी का क्या नाम है और वो कहाँ रहता है? मैंने बात दरमियान में काटते हुए पूछा। उसका नाम जमशेद है और कस्बे की 5वीं गली के मकान नंबर 26 में रिहाइश पजीर है, क्लर्क ने जवाब दिया। मैंने एड्रेस नोट किया और डाकखाने से बाहर निकल आया। मैं मुजरिम के करीब पहुंचने में कामयाब हो गया था, लेकिन कानूनी कार्रवाई करने से अब भी माजूर था। यह कस्बा मेरे मातहत नहीं था। जिसके मातहत था उसने वाकई शाम को शहर से आना था और उसकी आमद के बगैर मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं था। इसलिए शाम का इंतज़ार करने के लिए मैंने कस्बे के मुख्तसर चैनकी होटल का रुख किया। 1 जनवरी बरोज़ पीर बवक्त शाम 7 बजे। सहारनपुरा के इंस्पेक्टर का नौमान शाह उर्फ शाजी था। उसकी आमद 6:30 बजे मुतवक्की हुई। सलाम दुआ के बाद उसे तफसील से आगाह किया गया। फिर जमशेद की गिरफ्तारी के मुतालिक मदद की अपील की। शाह ने मिस्कीन निगाहों से मेरी जानिब देखते हुए इनकार में सर हिलाते हुए जवाब दिया, जमशेद एक शरीफ और कानून की मदद करने वाला पुलिस का मुखबर है। आपको गलतफहमी हुई है। उसका गैर कानूनी सरगर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आपकी तसल्ली नहीं हो पाती तब मैं आपकी मुलाकात उससे कराए देता हूँ। मैं मुलाकात को ज़रूरी ख्याल करता हूँ, अगर आपको तकलीफ़ ना हो। इंस्पेक्टर ने इस बात में सर हिलाया, फिर करीब खड़े पुलिस के सिपाही को इशारा किया। वो 2 अदद चाय के कप कमरे में भिजवाने के बाद जमशेद को थाने ले आए। सिपाही ने इस बात में सर हिलाया और बाहर की जानिब चल दिया। इंस्पेक्टर ने सिपाही के जाने के बाद मेरी जानिब देखते हुए कहा, यहाँ सहारनपुरा कस्बे में बच्चों की गुमशुदगी की तकरीबन 5 वारदातें हो चुकी हैं। अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन मुझे यकीन है कि मुजरिम हमारे कस्बे को छोड़कर आपके कस्बे का रुख कर चुका है। इसलिए अगर हम मिलकर तफ्तीश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने चौंकते हुए इंस्पेक्टर की जानिब देखा, फिर पुरजोश लहजे में पूछा, 5 वारदातें? माफ़ कीजिएगा, क्या आप मुझे बताएंगे कि उन वारदातों में बच्चों की उम्रें तकरीबन क्या रही होंगी? क्यों नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। तमाम बच्चों की उम्रें 5 से 6 साल के दरमियान थी।
اور یہ وارداتیں پچھلے مہینے کے اوائل میں شروع ہوئی تھی۔ کیا گاؤں کے اسپتال میں؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، انسپیکٹر نے انکار میں سر ہلایا۔ 2 وارداتیں تو گھر میں گھس کر کی گئیں، جبکہ 3 وارداتیں کھیتوں کے درمیان۔ جب عورتیں اپنے بچوں کو درختوں کے سائے میں لٹا کر کھیتوں میں کام کر رہی تھی، وہ تب کی گئیں، لیکن باوجود تفتیش کے کوئی سراغ نہیں مل پایا۔ سپاہی چائے کی پیالیاں لیے کمرے میں داخل ہوا اور ہم دونوں خاموشی کے ساتھ چائے پینے لگے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد بڑی بڑی مونچھوں اور خونخوار آنکھوں والا لمبا چوڑا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی انسپیکٹر کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، پھر دبے لہجے میں میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، یہ ساتھ والے قصبے کا انسپیکٹر ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ معاملہ وہی بچوں کی گمشدگی کا ہے۔ جمشید نے اپنی سرخ آنکھوں سے میری جانب دیکھا، پھر کڑکدار لہجے میں بولا، بچوں کی گمشدگی کے معاملے سے میرا کیا تعلق؟ میں بہت ضروری کام درمیان میں چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ اب اگر کچھ پوچھنا مقصود ہے تو جلدی پوچھ لو۔ میں نے اس کی باتوں کی جانب دھیان دیے بغیر جیب میں ہاتھ ڈالا اور خاکی لفافہ باہر نکال کر جمشید کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ تم نے اس لفافے میں رقم ڈال کر ہمارے گاؤں کے 2 آدمیوں کو رقم بھجوائی تھی۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ بھلا کیوں؟ ان دونوں آدمیوں سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ جمشید نے خاکی لفافے کی جانب دیکھا۔ مختصر لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں بے چینی کے تاثرات نمایاں ہوئے، پھر اس نے ان پر قابو پا لیا، لیکن میری آنکھیں بے چینی کی مختصر لمحے کو جان چکی تھی۔ اس نے لفافہ میری جانب اچھال دیا، پھر سپاٹ لہجے میں بولا، یہ میرا نہیں ہے۔ بھلا مجھے کیا ضرورت کسی ایسے آدمی کو رقم بھیجنے کی جو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہا ہو؟ لیکن میں نے ابھی تک یہ بات نہیں بتائی کہ وہ دونوں آدمی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے یا نہیں۔ بھلا تم نے یہ کیسے جانچ لیا کہ وہ دونوں آدمی مجرم ہیں؟ اس دفعہ جمشید کی آنکھوں میں پریشانی کی جھلک نمایاں تھی، پھر وہ تلخ لہجے میں بولا، شاہ جی کے کہنے کے مطابق وہ معاملہ بچوں کی گمشدگی کا ہے۔ تب میرے خیال کے مطابق تمہارے دونوں مطلوبہ افراد کا تعلق غیر قانونی سرگرمیوں سے ہی رہا ہوگا۔ اگر نہیں بھی رہا تو میں نے انہیں یہ رقم نہیں بھجوائی۔ اگر تمہارے پاس کوئی مضبوط ثبوت موجود ہے تب بات کرو، میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ سہارنپورہ قصبے کے اکلوتے ڈاک خانے کا کلرک اس بات کی گواہی دینے کو تیار ہے کہ رقم سے بھرا لفافہ تم نے ہی ہمارے قصبے میں موجود 2 افراد جن کے نام جمیل مسیح اور بشیر مسیح ہیں بھجوائے تھے۔ اگر تم اب بھی انکار کرتے ہو تب کل تمہیں کلرک کے سامنے کھڑا کر کے بیان دلوانا میرے لیے مشکل نہیں۔ ٹھیک ہے، جمشید نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، پھر کل ہی کلرک کے سامنے بات چیت ہوگی۔ اب میں یہاں مزید نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر کلرک کا بیان اس قابل ہوا جو مجھے مجرم ثابت کر سکے تب میں اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دوں گا۔ اس نے جواب سنے بغیر دروازے کی جانب قدم بڑھائے، لیکن میں نے گمبھیر لہجے میں اسے للکارتے ہوئے کہا، جب تک کیس حل نہیں ہوتا تب تک تم قصبے سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے شاہ جی کی جانب دیکھا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن میں اسے ضروری خیال کرتا ہوں کہ اس بندے کی نگرانی پر 2 اہلکاروں کو تعینات کر دیجیے۔ میرے اندازے کے مطابق جمشید فرار ہونے کی پوری کوشش کرے گا۔ انسپیکٹر نعمان شاہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اہلکاروں کو ہدایت دینے لگا۔ 2 جنوری بروز منگل بوقت صبح 9 بجے دونوں پولیس اہلکار میرے اور شاہ جی کے سامنے ہاتھ باندھے مسکین شکل بنائے کھڑے تھے۔ جمشید اپنے گھر سے فرار ہو چکا تھا۔ اہلکاروں کا کہنا تھا کہ وہ دونوں تمام رات آنکھیں جھپکائے بغیر جمشید کے گھر کے دروازے پر نظر جمائے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ گھر سے باہر نہیں نکلا۔ صبح جب اخبار والے نے اخبار کا بل لینے کے لیے دروازہ دھڑدھڑایا تب اندر سے کوئی جواب نہ ملنے پر دونوں اہلکاروں کو دیوار کو پھلانگنا پڑا۔ تب انہوں نے جمشید کو گھر سے غائب پایا۔ اب ہم چاروں اس وقت جمشید کے گھر کے سامنے موجود تھے۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ تالے کو دیکھ کر میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی۔ میں نے اہلکاروں کو تالا توڑنے کا حکم دیا۔ انہوں نے مختصر وقت میں توڑ ڈالا۔ مکان 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ وہاں فرار کے لیے کوئی راستہ بھی موجود نہیں تھا۔ کھڑکی اور روشن دان موجود تھے، لیکن کھڑکی کے باہر سلاخیں لگی تھی، جبکہ روشن دان اتنا چھوٹا تھا کہ اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اہلکاروں کی جانب مڑتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا، مکان میں فرار ہونے کا مزید کوئی راستہ موجود نہیں سوائے دروازے کے؟ جمشید یقیناً دروازہ کھول کر باہر نکلا ہے، اور اس کے اطمینان کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے باہر نکلنے کے بعد چھپنے کی قطعاً کوشش نہیں کی۔ اطمینان کے ساتھ دروازے کو تالا لگایا، پھر مطمئن قدموں کے ساتھ قصبے سے فرار ہو گیا۔ اس تمام عمل کے دوران تمہارا بھلا کیا کردار رہا؟
तुम दोनों कहाँ थे? उन्होंने हड़बड़ा कर एक दूसरे की जानिब देखा। फिर एक बोला, जनाब आप यकीन कीजिए, हम घर के सामने से बिल्कुल नहीं हटे। जो कुछ भी हुआ है हमारी मौजूदगी के दौरान हुआ है, लेकिन हम बेखबर हैं, कुछ भी नहीं जानते कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मैंने शाहजी की जानिब देखते हुए कहा, शाहजी आप क्या कहते हैं? क्या इन दोनों की बातों पर एतबार किया जा सकता है? मैं भला क्या कह सकता हूँ? उसने एहलकारों की जानिब देखते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। ठीक है, मैंने कहा, अब उसे गांव से बाहर तलाश करना होगा। मैंने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। वो तीनों भी मेरे हमरा बाहर की जानिब चल दिए। 3 जनवरी बरोज़ बुध। गुज़िश्ता तमाम दिन जमशेद की तलाश में गुजरा, लेकिन उसकी कस्बे में मौजूदगी का कोई सुराग नहीं मिल पाया। यूं मैं नाकाम नामुराद शाहजी और उस दोनों एहलकारों को खैरबाद कहने के बाद कस्बे में चला आया। लेकिन उस मुख्तसर मुलाकात के दौरान मुझे ये बात मालूम हुई कि शाहजी एक दिन के लिए कस्बे से बाहर जाने वाला है। मैं ऐसे ही किसी मौके के इंतज़ार में था। मुझे शाहजी के दोनों एहलकारों पर मुकम्मल शक था। वो बच्चों की गुमशुदगी में किसी न किसी हद तक मुलविस थे। शाहजी के कस्बे से रवाना होने के बाद मैंने कस्बे के डाकखाने का रुख किया। अभी तक हमारे कस्बे का पुलिस स्टेशन टेलीफोन की सहूलत से महरूम था। वायरलेस सेट भी न होने के बराबर थे। बहरहाल मैंने डाकखाने में लगे फ़ोन के ऑपरेटर से सहारनपुरा के डाकखाने का नंबर मालूम किया और नंबर मिलाने का राब्ता होने का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में दूसरी जानिब सहारनपुरा कस्बे के डाकखाने के क्लर्क की आवाज़ सुनाई दी। मैंने रिसीवर पर रुमाल रखकर उसे पुलिस स्टेशन से किसी एक एहलकार को बुलाने का हुक्म दिया। उसने मेरे मुतालिक दरियाफ्त किया। तब मैंने जवाब दिया, मैं इंस्पेक्टर नौमान शाह उर्फ शाहजी बात कर रहा हूँ। मैंने हद्दुल इम्कान शाहजी के लहजे की नकल उतारने की कोशिश की थी और अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब भी हुआ, क्योंकि क्लर्क ने मुझे होल्ड करने का हुक्म देने के बाद एहलकार को बुलाने के मुतालिक बताया। मैं उसे 5 मिनट के बाद दोबारा फ़ोन करने का कहकर रिसीवर रख दिया। 5 मिनट का मुख्तसर वक्त मैंने डाकखाने के इर्द गिर्द घूमते हुए गुजार दिया। कुछ देर बाद जब मैंने फ़ोन किया तब दूसरी जानिब पुलिस का एहलकार शहबाज मौजूद था। मैं उन दोनों के नामों से बखूबी वाकिफ़ था, इसलिए मैंने दोबारा रिसीवर पर रुमाल रखा और अपने लहजे को भारी बनाते हुए एहलकार को उसके नाम से पुकारते हुए पूछा, जमशेद मौजूद है? शहबाज ने हैरत भरे लहजे में जवाब दिया, वो तो आपके साथ सहारनपुरा हवेली में ही था। आप क्यों पूछ रहे हैं? और आपकी आवाज़ को क्या हुआ है? कुछ दबी दबी सी महसूस हो रही है। मुझे ज़ुकाम हुआ है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जमशेद हवेली से निकलकर कहीं करीब काम से गया था, अभी तक वापस नहीं आया। मेरे ख्याल में शायद तुम्हारी जानिब आया होगा, इसलिए फ़ोन कर दिया। नहीं जनाब, वो यहाँ नहीं आया। कल रात को घर से फ़रार होने के बाद से अब तक मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। मैंने इस बात में सर हिलाया और रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। क्लर्क को पैसे देने के बाद मैं डाकखाने से बाहर निकल आया। मेरी सोच की सिमत तब्दील हो गई थी। जमशेद के अलावा सहारनपुरा कस्बे का इंस्पेक्टर भी साजिश में मुलविस था। उन पर हाथ डालना मुश्किल नज़र आ रहा था, लेकिन बहरहाल साजिश के मुतालिक अच्छी तरह मालूम होने के बाद ही कुछ सोचना मुमकिन था। अब बात कन्फर्म थी कि जमशेद और शाहजी दोनों सहारनपुरा कस्बे से कुछ फासले पर वाक़ थे। मैंने रात को हवेली में दाखिल होने का फ़ैसला किया और घर की जानिब चल दिया। 3 जनवरी बरोज़ बुध बवक्त रात 12 बजे मैं सहारनपुरा हवेली की लकड़ी से बनी खूबसूरत इमारत के सामने मौजूद था और इर्द गिर्द मुकम्मल तारीकी की चादर तनी हुई थी। मेरे हाथ में कोडेक कैमरा और कपड़ों की जेब में रिवॉल्वर के अलावा छोटा सा टेप रिकॉर्डर भी मौजूद था। उस ज़माने में दौरे जदीद की तरह सेलफोन मौजूद न था। सहारनपुरा हवेली की इमारत में रोशनी का सैलाब उमड़ता दिखाई देता था। कुछ बड़े फंक्शन के आसार दिखाई देते थे। मेरे हक में ये फंक्शन बेहतर साबित हो सकता था। मैंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। निकासी आपका पाइप ऊपर जाता दिखाई दिया। उसके अलावा अंदर जाने का मजीद कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। मैंने जूते उतारे और उन्हें तस्मों के जरिए बांधकर गर्दन के गिर्द लटका लिया। फिर फुर्ती के साथ बंदर की मानिंद पाइप पर चढ़ता चला गया। छत से कुछ नीचे मुझे छज्जे तक पाइप जाता दिखाई दिया। मैंने पाइप छोड़कर छज्जे को थामा और दोनों बाजुओं पर बाजू डालकर जिस्म को ऊपर खींचकर छज्जे पर चढ़ गया। यहाँ से छत की 4 दीवारी का आगाज़ था। 4 दीवारी वसी थी। मैंने मुख्तसर दीवार को फलांगा और सहारनपुरा हवेली में दाखिल हो गया। यहाँ से दिल दहला देने वाली साजिश का आगाज़ हुआ। 4 दीवारी के दरमियान में मुख्तसर कमरे का दरवाज़ा दिखाई दिया, जो अंदर से बंद था, लेकिन दरवाजे के साथ शीशे की खिड़की मौजूद थी। वो अंदर से बंद थी। नीचे विला के अंदर से हल्के शोर शराबी की आवाज़ें सुनाई देती थी। शायद महफिल अपने उरूज पर थी।
میں نے جیب کے اندر موجود ریوالور کو باہر نکالا، پھر اس کا دستہ شیشے کے اوپر دے مارا۔ چھناکی کی آواز کے ساتھ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹتا چلا گیا۔ شور کی آواز میں یکدم اضافہ ہو گیا، لیکن میں نے توجہ دیے بغیر ہاتھ اندر ڈال کر کھڑکی کی چٹکنی کو نیچے کھینچا اور پٹ کھول کر آہستگی کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے دیوار کے ساتھ سیڑھیوں کے اختتام پر دروازہ تھا، لیکن کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر کمرے میں جھانکا۔ وہاں ہال نما کمرہ تھا اور انسانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہال کمرے کے درمیان میں لمبی چوڑی میز رکھی ہوئی تھی جس پر کھانا لگا ہوا تھا۔ وہ سب کھانا کھاتے ہوئے آپس میں باتوں میں مگن تھے۔ میں نے ٹیپ ریکارڈ کے ریکارڈنگ کے بٹن کو دبایا اور سر پر موجود کیپ کو چہرے پر کچھ اور نیچے کھینچ لیا تاکہ چہرہ بآسانی دکھائی نہ دے۔ اس کے بعد کیمرے کو چیک کرنے کے بعد ہال کمرے میں قدم رکھ دیا۔ ہال کمرے میں موجود افراد باتوں میں اس حد تک مگن تھے کہ انہوں نے میری جانب توجہ دینے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے میز کے پاس پہنچ کر لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر ان کی باتوں پر کان لگا دیے۔ مختصر وقت میں مجھے پتہ چل گیا کہ وہ سب کے سب ارد گرد گاؤں اور قصبوں کے زمیندار تھے اور یہاں جمع ہونے کا مقصد کسی خاص قسم کی خوراک کا حصول تھا۔ میں نے میز پر پڑی خالی پلیٹ اٹھائی اور چاول ڈال کر کھانے لگا۔ میری پوری کوشش یہی تھی کہ نظر میں نہ آ پاؤں۔ پھر اچانک ہی ہال کمرے کا دروازہ کھلا۔ یہ اس دروازے کے مخالف تھا جس سے میں اندر داخل ہوا تھا۔ دروازے سے قیمتی کپڑوں میں ملبوس ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ سہارنپورہ قصبے کا بہت بڑا زمیندار تھا۔ اس کے پیچھے شاجی اور جمشید ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔ تینوں کی آمد کے فوراً بعد ہال کمرے میں موجود تمام افراد خاموش ہو گئے اور بے چین نگاہوں سے زمیندار کی جانب دیکھنے لگے۔ سہارنپورہ قصبے کے زمیندار کا نام گلفراز شاہ تھا۔ وہ قصبے میں نہایت ظالم اور مغرور شخصیت کا حامل گردانا جاتا تھا۔ میز کے اختتام اور داخلی دروازے کے پاس چھوٹا سا اسٹیج بنا ہوا تھا۔ گلفراز اس کے اوپر کھڑا ہو گیا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، میں اپنے معزز مہمانوں کو سہارنپورہ ولا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ سب بہت بے چینی کے ساتھ اس مخصوص ڈش کے منتظر ہوں گے جو سہارنپورہ ولا کی خصوصی ڈش کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ میں آپ کی بے چینی ختم کرنے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی نعمان شاہ کو ہدایت دے چکا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں ڈش پیش کر دی جائے گی۔ میں نے چونک کر انسپیکٹر نعمان شاہ کی جانب دیکھا۔ وہ گلفراز شاہ یعنی سہارنپورہ قصبے کے زمیندار کا بھائی تھا۔ کیس کی کڑیاں ملتی جا رہی تھی۔ گلفراز شاہ کی آواز ہال کمرے میں گونج رہی تھی، نئے آنے والے مہمان کو بتا دوں کہ ڈش کا نام سہارنپورہ ڈش ہے۔ میں نے جیب میں سے مختصر کیمرے کو باہر نکالا، پھر فلیش لائٹ کو آف کرنے کے بعد تالیوں کی شدید گونج کے درمیان گلفراز شاہ اور جمشید کے علاوہ شاہ کی بھی تصویر اتار لی۔ گھناؤنی سازش کا کچھ نہ کچھ سر پیر میرے دماغ میں نمایاں ہونے لگا تھا۔ کمرے میں دوبارہ گلفراز شاہ کی آواز گونجی، ڈش آنے سے پہلے کچھ حساب کتاب کی بات چیت بھی ہو جائے۔ ظاہر ہے اتنی لذیذ اور کمیاب ڈش آپ کو بآسانی ملنے سے تو رہی، کچھ جیب سے خرچ کرنا ہوگا تو پہل کیجیے۔ کون کتنی زمینیں میرے نام کرے گا؟ ہال کمرے میں مکھیوں کی بھنبھناہٹ گونجنے لگی۔ گلفراز دوبارہ گویا ہوا، نئے زمیندار ایک جانب جمع ہو جائیں تاکہ حساب کتاب ترتیب کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچ سکے۔ زمینداروں کے ہجوم میں بھگدڑ مچی اور دو حصوں میں بٹنے لگے۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ نئے زمینداروں کی طرف جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہ گلفراز شاہ اور انسپیکٹر نعمان شاہ کی توجہ کا مرکز تھے، اس لیے میں نے پرانے زمینداروں کے ہجوم کا رخ کیا۔ لیکن اچانک ہی میرے ہاتھوں میں موجود شیشے کی پلیٹ کسی زمیندار کے دھکے کی بدولت فرش پر جا گری۔ چھناکی کی آواز سے ماحول گونج اٹھا۔ سب کی نگاہیں میری جانب گھوم گئی۔ میں نے گھبرا کر اپنی جگہ بدلنے کی کوشش کی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے جس شخص کی نگاہ مجھ پر پڑی وہ انسپیکٹر نعمان شاہ تھا۔ اس کے لبوں سے حیرت بھری آواز نکلی اور پھر وہ تیر کی طرح میری جانب لپکا۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے بوڑھے زمیندار کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے سامنے آتے شاہ جی کی جانب دھکیلا، پھر ایک جانب موجودہ حسینہ کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ ہال کمرے میں ہنگامہ مچ گیا۔ میں نے ہنگامے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جیب سے ریوالور باہر نکالا اور اکٹھے 3 فائر داغ دیے تاکہ ہنگامے میں مزید افراتفری کا باعث بنے۔ لیکن اب میں مطمئن تھا، اس لیے میں نے داخلی دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں اس ڈش کا معائنہ کرنا چاہتا تھا جس کا نام سہارنپورہ ڈش تھا۔ دروازے کے باہر ویٹروں کی لمبی قطار ہاتھوں میں شیشے کے مرتبان اٹھائے خاموش کھڑے تھے۔ میں جب اندھا دھند بھاگتا ہوا باہر نکلا تھا تب اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا اور سب سے آگے کھڑے ویٹر سے بری طرح ٹکرا گیا۔ وہ بھی اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور چاروں شانے چت زمین پر جا گرا۔
उसके हाथों में मौजूद मर्तबान ज़मीन पर जा गिरा। मर्तबान के अंदर मौजूद अशिया बाहर गिरी। उसे देखकर मुझे अपना सर घूमता महसूस होने लगा। हालांकि मैं हालात के मुतालिक कुछ ना कुछ अंदाज़ा लगा चुका था। इसके बावजूद अचानक लगने वाले धचके सहार नहीं सका और फटी फटी आंखों से मर्तबान से बाहर गिरे गोश्त के टुकड़ों को देखता चला गया। अचानक मुझे अपने पीछे हाल कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। इंस्पेक्टर नोमान शाह दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रहा था। मैंने उसे पूरी कुव्वत के साथ धक्का दिया। वो हाल कमरे के अंदर जा गिरा। मैंने उसे मौका दिए बगैर हाल कमरे के दरवाजे को झटके के साथ बंद किया और उसे कुंडी लगा दी। फिर जेब से रिवॉल्वर बाहर निकालकर उसका रुख हैरान परेशान खड़े वेटरों की जानिब कर दिया। उन्होंने घबराकर मेरी जानिब देखा, फिर मर्तबान को नीचे रखकर हाथ ऊपर कर दिए। मैंने तमाम वेटरों को नज़दीकी कमरे में दाखिल होने का हुक्म दिया और हुक्म की तामील के फ़ौरन बाद दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। फिर सहारनपुरा हवेली से बाहर की जानिब चल दिया। सबूत मेरे हाथों में मौजूद था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि सबूत की फराहमी के बावजूद कानून मुश्किल से ही उन्हें गिरफ्तार कर पाए। उन जमींदारों की पुश्त पनाही पर बहुत लंबे चौड़े हाथ मौजूद होंगे। एक मुख्तसर फैसले पर पहुंचने के बाद मैंने हाल कमरे की कुछ सीढ़ियां अबूर की और सीधे हाथ की जानिब मुड़ते हुए अपने आप को हाल कमरे के उस दरवाजे के सामने मौजूद पाया जो छत की सीढ़ियों से उतरने के बाद मुझे हाल कमरे में दाखिल होने पर मिला था। मैंने उसे भी बाहर से बंद करके कुंडी लगा दी। अब हाल कमरे के अंदर मौजूद अफराद कमरे के अंदर मुकम्मल तौर पर कैद हो चुके थे। सहारनपुरा का किचन गैलरी के दूसरी जानिब आखिर में था। हाल कमरे का दरवाज़ा धड़धड़ाया जाने लगा, बल्कि अब अंदर से मिले जुले शोर की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। अभी तक हाल कमरे में मौजूद अफराद ने खिड़कियों या फिर रोशनदान की जानिब तवज्जो देने की कोशिश नहीं की थी। अगर कर भी लेते तब भी नतीजा उनके बरखिलाफ निकलता, क्योंकि वहाँ सलाखें और जालियाँ लगी हुई थी। बहरहाल मैंने किचन में मौजूद मिट्टी के तेल से भरा कनस्तर उठाया और हाल कमरे के दोनों जानिब मौजूद खिड़कियों पर छिड़कने के बाद माचिस की तीली की मदद से आग लगा दी। मैं पहले बता चुका हूँ कि सहारनपुरा विला की इमारत खुश्क लकड़ी पर मुश्तमिल थी, इसलिए आग ने फ़ौरन ही शिद्दत पकड़ ली। मैंने हाथों में मौजूद कैमरे और टेप रिकॉर्ड को एहतियात के साथ जेब में रखा और बाहर की जानिब चल दिया। हाल कमरे में मौजूद अफराद की चीखों पुकार बाहर तक सुनाई दे रही थी। मुझे अपने इस संगदिलाना अमल पर कोई अफसोस महसूस नहीं हो रहा था। वो सब मासूम और नौमौलूद बच्चों के कातिल थे। अगर मेरा बस चलता तब मैं उन्हें सरे बाजार खड़ा करके गोलियों से भून डालता। उनके लिए ये सज़ा भी ना होने के बराबर होती। हवेली से बाहर निकलने के बाद मैं एक जानिब खड़े होकर तमाशा देखने लगा। लकड़ी की इमारत से शोले उठते दिखाई देने लगे थे। गांव वाले किसी भी वक्त सहारनपुरा विला का रुख कर सकते थे। अगर उन्हें वहां मेरी मौजूदगी के मुतालिक मालूम हो जाता तब मेरी जान के लाले भी पड़ सकते थे। इसलिए बाकी का तवील वक्त मैंने इमारत से कुछ दूर लगे दरख्त पर चढ़कर गुजारा। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक कुछ ही देर में गांव वालों ने आसमान से बातें करते आग के शोलों को जांच लिया और वो इमारत का रुख करने लगे, लेकिन उन्हें पहुंचने में कुछ देर लग गई। आग तमाम इमारत को काबू में लेने में कामयाब हो गई, इसलिए बचाव की किसी भी तदबीर से पहले ही आग ने तमाम रास्ते मसदूद कर दिए। मैंने इत्मीनान का तवील सांस लिया और गांव वालों की नज़र से पोशीदा रहकर दरख्त से नीचे उतरकर सहारनपुरा कस्बे का रुख किया। 4 जनवरी बरोज़ जुमेरात बवक्त 10 बजे सुबह मुझे अपने दोनों एहलकारों की ज़बानी ये बात मालूम हुई कि सहारनपुरा कस्बे में लकड़ी से बनी इमारत आग की बदौलत जलकर ख़त्म हो चुकी है और वहाँ से मुख्तलिफ गाँव के ज़मींदारों की लाशों के अलावा सहारनपुरा कस्बे के ज़मींदार गुलफराज और इंस्पेक्टर नोमान शाह की जली हुई लाशें भी दस्तयाब हो चुकी हैं। इमारत में किसी बड़े जश्न का एहतमाम था, इसलिए लाशों की तादाद में मज़ीद से मज़ीद तर इजाफा होने का इम्कान था। अभी तो तलाश जारी थी। मैंने कोई जवाब दिए बगैर एहलकारों को हिदायत दी कि वो दफ्तर का ख्याल रखें और ख़ुद आराम की नीयत से अपने कमरे की जानिब चल दिया। मुझे आराम की अशद ज़रूरत थी। पिछली तमाम रात मैंने जागते हुए गुजारी थी। तहरीर ख़त्म हो गई। मैंने तवील सांस लेते हुए सिया चमड़े की डायरी का सफ़ा पलटा। तब वहाँ ये तहरीर भी मौजूद थी। मैं वो पढ़ने लगा। लिखा था, मौजूदा तहरीर मेरे दिमाग की इख्तरा है। माहीपुर कस्बे में जराइम की तादाद ना होने के बराबर है, इसलिए अक्सर औक़ात लिखने लिखाने का शगफ जारी और सारी रहता है। मौजूदा तहरीर का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये मैंने अपने दफ्तर में बैठकर तहरीर की है। कुछ तल्ख़ ज़रूर है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर पसंद की जाएगी। मैंने मुस्कुराते हुए डायरी को बंद किया और आंखें बंद करके सोचने लगा। मैंने अभी तक जिस तहरीर का मुताला किया वो हकीकत पर मबनी नहीं थी।
حوالدار احمد علی نے وقت گزاری کے لیے تحریر کی تھی۔ ماہی پور قصبے میں امن و امان کی صورتحال کا یہ عالم تھا کہ مہینوں کام کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ اور کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام۔ پہلا نام ہے نسیم اختر صاحب، نیو یارک، امریکہ سے۔ ڈاکٹر اشرف راؤ صاحب ہیں انڈیا سے۔ شفیق صاحب ہیں سعودی عرب سے۔ توحید خان صاحب ہیں بالانی باغپت انڈیا سے۔ صابر شاہ صاحب ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا۔ عادل نینا صاحب یا صاحبہ ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا۔ یاسین علی صاحب ہیں رامپور انڈیا سے۔ جعفر اقبال صاحب ہیں ممبئی سے۔ طلحہ آفتاب صاحب ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا۔ محمد ریحان صاحب ہیں ممبئی مہاراشٹر سے۔ محمد شاویز غازی آباد لونی انڈیا سے۔ اور محمد ریحان صاحب ہیں بگلا پور بہار انڈیا سے۔ آپ سب کے پیار بھرے فیڈ بیک کا بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔